हेलो विद्यार्थीगण। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। तो आज हमारा लेक्चर है यूरोप में राष्ट्रवाद का सेकेंड लेक्चर होगा। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बहुत हद तक देख चुके हैं, कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में हम लोग। आज हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है और सेकेंड लेक्चर में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में उससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक रिवीजन कर लेते हैं हम पहली क्लास की, है ना। तो थोड़ी सी रिवीजन करेंगे पहली क्लास की। जो हमारा टॉपिक है वो यूरोप में राष्ट्रवाद है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमारा टॉपिक हो गया, हमारा चैप्टर। और हम थोड़ी सी रिकॉल करेंगे फर्स्ट क्लास की, जो जो पढ़े हैं फर्स्ट क्लास में उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर 40 से अधिक देश हैं। जिस तरह हम एशिया महादेश में रहते हैं, हमारे एशिया महादेश में भी लगभग 40 से अधिक देश हैं। उसी तरह यूरोप महादेश में भी 43 से 46 से अधिक देश आपको देखने को मिलते हैं। उसमें राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि देश के प्रति प्रेम की भावना, है ना। राष्ट्रवाद क्या दिखाता है? राष्ट्रवाद हमें बताता है कि हमें देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, देश के प्रति एक मर मिटने की जो स्वभाव होता है उसे रखना चाहिए, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप में उस समय राजा के प्रति ये भावना हुआ करता था, क्योंकि आज से लगभग 1700 ईस्वी में, 1700 साढ़े 1700 ईस्वी में विद्यार्थीगण, उस समय राजा महाराजा हुआ करता था। तो उस समय सरकारें नहीं होती थी, उस समय राजा हुआ करता था और राजतंत्र था। ठीक है, तो उस समय राजा को ही सरकार माना जाता था, यानी कि राजा जो बोल दिया वही सर्वोपरि है। लेकिन धीरे धीरे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलना स्टार्ट हुआ और इसकी शुरुआत जो है हम फ्रांस से देखने को मिलता था। तो हम लोगों ने फ्रांस को पढ़ा था कि यूरोप की राष्ट्रवाद जो है उसकी भावना कहाँ से फैलती है विद्यार्थीगण? फ्रांस से। और इस क्रम में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को देखा था, है ना। फ्रांस की क्रांति, ये क्रांति कब होती है? ये 1789 ईस्वी में होती है। फ्रांस की क्रांति होती है ना। फ्रांस की क्रांति क्यों होती है? क्योंकि वहां के राजा निरंकुश थे। वहां के राजा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत निर्दयी राजा हुआ करता था, जो गरीबों पे ध्यान नहीं देता था। तो वह वहां पे क्रांति होता है। विद्यार्थीगण, ये क्रांति जो होता है इस उस समय राजा कौन था? ये जो क्रांति हुआ करता था, फ्रांस में क्रांति जो हुआ था, उस समय का राजा कौन था? अब देखिए हम बताते हैं, है ना। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां राजा था विद्यार्थीगण। लुई 16वां जो है किस वंश का था? तो ब्रूबो वंश का था, ब्रूबो राजवंश का हुआ करता था, है ना। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी, है ना, 1789 ईस्वी। उस समय का राजा ब्रूबो राजवंश था। इस राजवंश को खत्म कर दिया गया और जनता जो है जनतंत्र आ गया था। क्या आ गया था? जनतंत्र, यानी कि उस देश की जो बागडोर है जनता के हाथ में आ गया और जनता ने एक संविधान बनाया। क्या बनाया? एक संविधान बनाया। संविधान कब बनाया? तो 1792 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1792 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हुआ और उसके बाद बोला गया कि यह जो देश हमारा है, यह देश जो चलेगा अब संविधान से चलेगा। और उस संविधान में बोला गया कि गरीब अमीर को एक समान से लेकर चलना है। लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि संविधान से भी देश को उतनी अच्छी तरीके से नहीं चलाया, मतलब चल पाया, क्योंकि उसमें सिर्फ अमीरों पे ध्यान दिया गया, गरीबों पे ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ मेन लड़ाई तो गरीबों को लेकर हो रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है गरीबों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। राजा गरीबों पे ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ अमीरों के साथ मिलकर जो है कामें कर रही थी। और तब जाकर के 1789 की फ्रांस की क्रांति होती है। लेकिन जब संविधान बनता है, जब लोग के पास देश की बागडोर आती है, तो फिर से संविधान में भी अमीरों पे ही ध्यान दिया गया, गरीबों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब वहां पे एक जो है क्लब का
क्लब को हम लोग को देखने को मिलता है, जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। अब यहाँ पे एक एंट्री होती है जैकोबिन क्लब, है ना, जैकोबिन क्लब। अब एंट्री होती है जैकोबिन क्लब वालों की। अब ये कहता है कि भाई देखो, तुमने क्रांति कर लिया, संविधान बना लिया अपना, एक तो राजा आपको नहीं दे रहा था आपका हक, अब संविधान बना तो संविधान में भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। ये जनता से बोला, फ्रांस की जनता से। तो फ्रांस की जनता ने सोचा कि बात तो सही है, संविधान में भी हमको हक मिल नहीं रहा है। तो जैकोबिन क्लब के लोग ने कहा कि देखो, अब इस देश की जो है बागडोर मेरे हाथ में दे दो, हम इस देश को अच्छी तरीके से चलाएंगे। कौन बोला? जैकोबिन क्लब के लोग ने बोला। एक क्लब बनाया जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए इस क्लब का निर्माण किया गया। और इन लोगों ने बोला फ्रांस की जनता से कि देखो, तुम हमको अब देश की जिम्मेदारी दे दो, हम देश को अच्छी तरीके से चलाएंगे, जिसमें गरीब अमीर सब को एक समान रखेंगे और सबको अपना अपना अधिकार देंगे। जनता ने बोला कि सही है, जब हमको यहाँ से नहीं मिल रहा है अधिकार, तो क्यों ना एक बार इसे ट्राई किया जाए, जैकोबिन क्लब को देकर जिम्मेदारी देकर देखा जाए, जैकोबिन क्लब के हाथ में देश को देकर देखा जाए, ताकि कि वो गरीब का ख्याल रख पाते हैं या नहीं। फिर जो है जैकोबिन क्लब के हाथ में अब देश की आ जाती है बागडोर। अब यहाँ देखना एक चीज है विद्यार्थीगण, ठीक है, कि जैकोबिन क्लब के जो सबसे बड़े नेता है ना, जैकोबिन क्लब के सबसे बड़े नेता के रूप में कौन था? मैक्समिलियन। कौन था? मैक्समिलियन। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि जैकोबिन क्लब का सबसे बड़े नेता जो मुख्य थे, उसका नाम क्या था? मैक्समिलियन था, ठीक है। तब जो है अब यहाँ से जैकोबिन क्लब के हाथ में चल गया देश की जिम्मेदारियां। लेकिन कुछ दिन बीता, उसके बाद देखा गया कि जैकोबिन क्लब के लोग भी जो है इस देश को उतने अच्छे से नहीं चला पाए जितने अच्छे से चलाना चाहिए था। यानी कि जैकोबिन क्लब के लोग भी फेल हो गए फ्रांस को चलाने में। तब वहां पे एंट्री होता है विद्यार्थीगण नेपोलियन का। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है उसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है विद्यार्थीगण। और नेपोलियन का एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई मतलब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है, ठीक है। तब तो वहाँ एंट्री होती है नेपोलियन भाई साहब की, और वो कहता है कि देखो भाई, तुमने राजा भी हटा दिया, संविधान बना लिया, वहां से तुमको न्याय नहीं मिला, उसके बाद जैकोबिन क्लब के लोगों को भी दिया, वो भी तुमको न्याय नहीं दिया। एक काम करो, तुम हमको राजा बनाओ, हम तुम सबके लिए एक अच्छे काम करके दिखाएंगे, एक अच्छी राजा बनकर दिखाएंगे, एक अच्छे राजा बनकर दिखाएंगे और सबके लिए अच्छे कानून बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जनता ये फैसला लेती है कि क्यों ना एक बार फिर से हम नेपोलियन को राजा बनाकर देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ। यहाँ तक जो है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे विद्यार्थीगण, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कहाँ से? नेपोलियन से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेपोलियन, ठीक है। आशा करते हैं ये नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम उस तरह अगर करेंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और विद्यार्थीगण, जो भी लोग रामबाण सीरीज के बारे में नहीं जिनको पता है, वो एक बार जाकर के दिवाली ऑफर में जाकर के दिवाली का एक अनाउंसमेंट किए थे हम लोगों ने, उसको जाकर देख लीजिए वो वीडियो, ठीक है। उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, रामबाण सीरीज कैसे हो रहा है, क्या क्या उसमें कराया जा रहा है। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, ठीक है। उसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, बाकी बात उसका सारा वीडियो सोल्यूशन आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थीगण नेपोलियन, है ना। अब क्या देखेंगे? नेपोलियन भाई साहब।
नेपोलियन भाई साहब की एंट्री होती है 1799 ईस्वी में। कब होती है? 1799 ईस्वी में। ये बोलता है कि देख भाई, इस देश का जिम्मेदारी अब हमको दे दो, हमको राजा बनाओ, हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, है ना। जनता मान जाती है, इसको राजा बनाती है। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन राजा बनता है कब? नेपोलियन राजा बनता है 1804 ईस्वी में, और 1815 ईस्वी तक यह राजा रहता है। नेपोलियन राजा कब बना? 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक यह राजा रहा। कौन? नेपोलियन। ठीक है। वहीं आप देखिए कि जब लुई 16वां को हटाया गया था तो वहां पे प्रजातंत्र ला दिया गया था। याद आया? प्रजातंत्र ला दिया गया था। लेकिन जब लुई 16वां राजा बनता है कब? 1804 ईस्वी में, तो फिर से एक बार यहां पे प्रजातंत्र स्थापित कर देता है। प्रजातंत्र को स्थापित, सॉरी, राजतंत्र को स्थापित कर देता है। ठीक है, माफ कीजिएगा विद्यार्थीगण, यहाँ पे राजतंत्र को स्थापित कर देता है, यानी कि प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को स्थापित कर देता है। ठीक है। लेकिन लोगों ने इसको राजा बनाया तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा नेपोलियन में, है ना, क्योंकि फ्रांस की जनता को 2 बार धोखा मिल चुका था। संविधान बना, उसमें भी न्याय नहीं मिला। जैकोबिन क्लब वाले लोग आए, वो भी उसको न्याय नहीं दे पाए। जब नेपोलियन आया तो कहीं ना कहीं जनता को नेपोलियन में एक भाव दिखा कि वो गरीबों के लिए कुछ कर सकते थे, और ये बात सही सिद्ध हुआ फ्रांस के लोगों के लिए। नेपोलियन भाई साहब जो थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए फ्रांस के लोगों के लिए, या यूं कहें कि एक वरदान बनकर साबित हुआ, वरदान बनकर आए नेपोलियन फ्रांस के लोगों के लिए। वह जब राजा बना तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसले जो मध्यम वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, किसान वर्ग के लोग थे, या जो पूरा गरीब थे उनके लिए लिया इन्होंने। ठीक है। जिनमें से पहला उनका काम था कि वह जैसे ही राजा बने सबसे पहले प्रशासन व्यवस्था को पूरा मजबूत किए, है ना। प्रशासन व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किए। कौन? नेपोलियन। जब प्रशासन व्यवस्था को बढ़िया किया, उसके बाद 1804 ईस्वी में जब वो राजा बना तो 1804 ईस्वी में ही नेपोलियन ने एक सिविल कोड नाम का, सिविल कोड, या जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता जो है कानून, नेपोलियन संहिता बनाया, सिविल कोड या नेपोलियन संहिता बनाया। अब विद्यार्थीगण, ये सिविल कोड या नेपोलियन संहिता क्या है? कुछ विद्यार्थी के मन में जरूर आया होगा कि सर आप बताएं कि 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड या नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, ये क्या है? नेपोलियन संहिता या सिविल कोड क्या है? तो विद्यार्थीगण, बेसिकली नेपोलियन जब राजा बना तो उसने अपने शासन को चलाने के लिए कुछ कानून बनाए, है ना, कुछ कानून बनाया, कुछ नियम बनाया। उसी नियम को नेपोलियन संहिता या सिविल कोड के नाम से जाना गया। समझ में आया? जब नेपोलियन राजा बना तो राज को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए कुछ नियम या कुछ कानून को बनाया, उसी को नेपोलियन संहिता या सिविल कोड के नाम से जाना गया। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि जन्म के आधार पर
जन्म के आधार पर जो अधिकार मिला था, जन्म के आधार पर अधिकार खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? जन्म के आधार पर अधिकार को खत्म कर दिया गया। किसके शासनकाल में? नेपोलियन के शासनकाल में। अब ये जन्म के आधार पर अधिकार क्या है? यानी कि अगर जिसका पिता कलेक्टर है, अगर उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वह भी कलेक्टर बनेगा। योग्य है या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। यानी कि लंठ चपड़लंठ बकलंठ अगर बच्चा पैदा हुआ उसके घर में तो उसको भी कलेक्टर बना दिया गया। अगर किसी किसान वर्ग के लोग, किसी गरीब वर्ग के लोग के घर में अगर कोई विद्वान बच्चा पैदा हुआ तो उसे भी किसानी ही करनी होगी, उसे कोई अच्छा काम करने नहीं दिया जाता था। इसी को कहते हैं जन्म के आधार पर अधिकार। तो उस काल में जन्म के आधार पर अधिकार को दिया गया था, जो कि नेपोलियन आया तो बोला नहीं, जन्म के आधार पर अब कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब अगर कलेक्टर के घर में लंठ बच्चा पैदा हुआ तो उसे कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा। अगर किसी किसान वर्ग के लोग जो है उनके घर में एक काबिल बच्चा पैदा होता है, होनहार बच्चा पैदा होता है तो उसे कलेक्टर बनाया जाएगा, ना कि कलेक्टर के बच्चों को कलेक्टर बनाया जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप बात समझिएगा। तो जन्म के आधार पर अधिकार को खत्म किया कौन? नेपोलियन। साथ ही बोला कि सबके लिए कानून समान होगा। नेपोलियन ने सबके लिए कानून समान, है ना, सबके लिए समान कानून की व्यवस्था बनाया, है ना। सबके लिए समान कानून, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मतलब बहुत अमीर हो, सबके लिए कानून क्या रहेगा? सबके लिए कानून समान रहेगा। देखिए विद्यार्थीगण, और इसके साथ साथ, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कौन? नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब बोलेंगे सर सामंती व्यवस्था क्या है? आपने बोल दिया कि हाँ सामंती व्यवस्था खत्म कर लिया, क्या हम इसे रख लें? बिल्कुल नहीं, रखना नहीं, समझना है। सामंती व्यवस्था क्या था आप समझिए। विद्यार्थीगण, उस समय में किसान किसानी करते थे, मतलब अन्न उगाते थे, है ना। उस समय सामंत हुआ करता था। सामंत कौन था? ऐसे समझिए, एक राजा है, एक गांव का ऐसा आदमी जिसके पास जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, है ना। यानी गांव में एक ऐसा आदमी जिसके पास सारा जमीन था और गांव में जितने भी लोग थे उसके जमीन पर काम करते थे, अन्न उगाते थे, और उस अन्न का मालिक कौन था? सामंत। यानी कि बहुत बड़े जमीन के मालिक को सामंत कहते थे। उसका काम क्या था कि उस जमीन पर मजदूर किसान को लगा करके अनाज को उपजाना, और उस किसान को दिया क्या जाता था? तो सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ा सा अन्न। पूरा मेहनत करेगा किसान, पूरा फसल उगाएगा, फसल काटेगा, फसल बोएगा, सारा चीज करेगा किसान, उसको मिलेगा क्या? सिर्फ पेट भरने के लिए अन्न, और कुछ नहीं दिया जाता था उसको। उसके बाद से जो अनाज उपजेगा उसमें से कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के तौर पर दिया जाएगा, और बाकी का जितना भी अनाज रहेगा सारा का सारा सामंत रखेगा। जब नेपोलियन राजा बना तो इस व्यवस्था को बंद कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी फैसला था। किसका? नेपोलियन का। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब देखते हैं विद्यार्थीगण, एक बड़ा और काम किया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने एक काम और क्या किया कि किसान जो है, किसान से अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे। यानी कि जिनके पास छोटी मोटी अपनी जमीन हुआ करती थी, वो जब उसमें अन्न उगाते थे तो उसमें अलग अलग प्रकार के अन्न लिया जाता था, मतलब अलग अलग प्रकार के टैक्स लिया जाता था।
उस टैक्स को खत्म किया, है ना। किसान से अलग अलग तरह का टैक्स को खत्म कर दिया और मात्र एक तरह का टैक्स लगाने लगा, यानी कि अलग अलग तरह का टैक्स ना लेकर के एक तरह का टैक्स को चालू कर दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि नेपोलियन की ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। नेपोलियन कब आया? 1799 ईस्वी में आया। शासन कब से कब तक का रहा इसका? 1804 में राजा बना, 1815 तक का इसका शासन रहा विद्यार्थीगण। ठीक है, राजतंत्र फिर से लाया, पहले लोकतंत्र था फिर से राजतंत्र लाया। राजतंत्र लाने के बाद प्रशासन व्यवस्था को मजबूत किया। 1804 में सिविल कोड या नेपोलियन संहिता को लागू किया। सिविल कोड या नेपोलियन संहिता हुआ जिसमें वह अपने कानून बनाते थे, है ना। उसके बाद जन्म के आधार पर अधिकार को पूरा खत्म कर दिया गया। उसके बाद सबके लिए समान कानून बनाया गया, समंती व्यवस्था को खत्म किया गया और वहीं किसान के लिए अलग अलग टैक्स लागू किया। अब एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं विद्यार्थीगण कि आप बताइए, जहां के लोग, जहां के किसान, जहां के गरीब आदमी इतने तरह से दबाए गए, इतने तरह से उस पर शोषण हुआ, इस प्रकार से शोषण हुआ, और कोई राजा आता है और उस किसान के लिए इतने अच्छे अच्छे काम करके जाता है, इतने अच्छे अच्छे काम किया, अब बताइए वह किसान खुश होगा या नहीं? अरे खुश होगा ना जी। जब उसे मात्र पेट भरने के लिए अन्न दिया जा रहा था, वहां कोई राजा आता है और उसे समान जो है, जितना अधिकार एक बड़े अमीर लोग के थी उतना ही अधिकार एक किसान वर्ग के लोग को दिया जाता है, तो बताइए उससे वह खुश होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। और इतने कानून बनाने के बाद, ये सारे कानून बनाने के बाद वहां के लोग बहुत खुश हुए। जो फ्रांस के लोग थे, ये सारी घटनाएं जो हो रही थी वह फ्रांस में हो रही थी विद्यार्थीगण, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस के लोग जो है बहुत खुश हुए और इस राजा को दुनिया का सबसे अच्छा राजा कहा गया। उस काल में इस राजा को दुनिया का सबसे अच्छा राजा कहा गया। किसे? नेपोलियन को। नेपोलियन को दुनिया का सबसे अच्छा राजा कहा गया, याद रखिएगा ये चीज। लेकिन देखिए विद्यार्थीगण, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आप मेरे एक बात बताइएगा, आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, 450 नंबर ले आइएगा, तो कुछ आदमी तो खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आस पड़ोस के लोग होंगे जो आपसे जलेंगे, है ना, जो आपसे जलेंगे। उसी प्रकार जब फ्रांस में ये सारी घटनाएं हो रही थी, नेपोलियन ने ये सारे सिस्टम लाया, नेपोलियन जो सारा सिस्टम लाया अपने देश में, तो आस पड़ोस के जो देश थे, जैसे इंग्लैंड थे, ऑस्ट्रिया थी, है ना, ये सारे देश का जो राजा था, वहां के जो प्रजा था, वो भी सोच रहा था कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारे साथ ऐसा शोषण क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें, ये सारी थॉट जो है आसपास के जो देश थे, उस वहां के जनता के दिमाग में भी दौड़ने लगा ये सारी बातें, है ना। लेकिन उसे हम समझेंगे अगली टॉपिक में कि नेपोलियन के इस फैसले से अन्य मतलब आसपास के अड़ोस पड़ोस के देश में क्या प्रभाव पड़ा। उससे पहले आप हमें ये बताइए कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर ये बात सारी चीजें समझ में आया, अगर लेक्चर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक करके जाइएगा, है ना, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइएगा, और क्या क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे मिटा देंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें एक बार कमेंट्स करके बताइए, हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। और आपको बता दें विद्यार्थीगण कि एसएसटी कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं है, एसएसटी जो है समझने की सब्जेक्ट है। आप इसे एक बार अगर समझ लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपको ना केवल ये आपको 10th में काम देगा, आप 12th में अगर आर्ट्स लेते हैं तो वहाँ काम आएगा। अगर आप 12th के बाद किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ काम देगी ये सारी चीज़ें, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम एक बार इसे मिटा लेते हैं, ठीक है।
बार मिटा लेते हैं। और विद्यार्थीगण जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ या जिनका सिलेबस पूरा हो भी गया, उन दोनों के लिए जो है रामबाण सीरीज हमारा जो आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, वो बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें VVI क्वेश्चंस कराया जाएगा। मानिए क्रैश कोर्स, आप कहीं से भी कोई भी क्रैश कोर्स ना खरीदें। जो बच्चे अगर क्रैश कोर्स लेने वाले हैं, किसी का बैच परचेज करने वाले हैं, तो उसे कह दें कि जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर का, ये प्लेटफॉर्म है विद्यार्थीगण, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक बेहतरीन क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें एकदम VVI क्वेश्चन लड़ेगा। आप यकीन मानिए कि एग्जाम देकर आइएगा और एक बार जरूर थैंक्स बोलने आइएगा कि सर आपने जो पढ़ाया वही से क्वेश्चन आया, है ना। और आप सारा का सारा क्वेश्चन करके आएंगे। आप विश्वास रखिए हम पे, आप विश्वास रखिए हमारी टीम पे, है ना। आपको एक बेहतरीन जो है क्लास दी जाएगी और नोट्स दी जाएंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद उस नोट्स को आपको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप कोई भी क्रैश कोर्स ना लें, फालतू का पैसा नहीं बचाएं विद्यार्थीगण, ठीक है। आपको यहाँ हर एक चीज बढ़िया से बारीकी से समझाया जाएगा, ठीक ना। तो आप अपने मित्र भाई बंधु सखा संबंधी सभी को बता दें कि क्रैश कोर्स नहीं लेना है, इस YouTube चैनल पे आ जाओ, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीजें कराया जाएगा। जो कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस उसके लिए एकदम बेहतरीन है, और जो जिसका अभी सिलेबस नहीं बचा हुआ है, जो डर रहे हैं इस चीज से कि कैसे क्या होगा, ठीक है ना, उनके लिए एकदम रामबाण जो है ये साबित होने वाला सीरीज रहेगा हमारा, रामबाण सीरीज, है ना। ये छठ के बाद से स्टार्ट होने जा रहा है विद्यार्थीगण, ठीक है। अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा विद्यार्थीगण है, अगला टॉपिक जो है अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग, है ना। देखिए इस टॉपिक में विद्यार्थीगण कभी आपको फ्लैशबैक में लेके चलेंगे, यानी कि पीछे लेके चलेंगे, कभी आपको आगे लेके चलेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, आप सिर्फ बने रहिए। हम जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। यकीन मानिए कि इस चैप्टर से आपका एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, नहीं छूटने देंगे हम पे विश्वास रखिए, बिल्कुल नहीं छूटने देंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है नेपोलियन को समझ लिया ना। अब वहाँ नेपोलियन के बाद जो है थोड़ा सा आप फुल स्टॉप लगाइए, स्टॉप कीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा हट के एक टॉपिक आया है, क्योंकि देखिए विद्यार्थीगण इस चैप्टर में टॉपिक वाइज बताया गया है ना, तो हम उसी प्रकार से चलेंगे जो SCERT कहती है, जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम की बुक्स कहती है, हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब यहां से आती है अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग। अभिजात वर्ग या जिसे कुलीन वर्ग भी कहते हैं, है ना। अब विद्यार्थीगण देखिए अभिजात वर्ग क्या होता है या कुलीन वर्ग क्या है ना। बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि सर अभिजात वर्ग लिख दिए या कुलीन वर्ग लिख दिए हैं, ये क्या था। देखिए विद्यार्थीगण थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, है ना। फ्लैशबैक में कहां तक जाना है, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, कितना में, 1789 ईस्वी में, उस समय हमको चलना है। वहां पे चलिए, वहां के रुक जाइए। अब वहां देखना है विद्यार्थीगण कि अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग का मतलब सीधा सा मतलब ये समझिए कि अमीर लोग, 1789 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय के अमीर लोग की क्या रवैया था, अमीर लोगों का क्या रवैया था, कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या वो 1789 के क्रांति में भाग लिया, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, लिया तो क्यों लिया, कैसे लिया, है ना। ये सारी चीजें जानेंगे हम इस टॉपिक में। आइए देखिए सबसे पहले तो अभिजात वर्ग के लोग यानी कि अमीर लोग जो थे उस समय गरीबों से दूर रहते थे। देखिए विद्यार्थीगण अभी भी अमीर लोग जो है गरीबों से दूर ही रहते हैं, है ना। जिस प्रकार अभी अमीर लोग जो है गरीबों से दूर रहते हैं, उसी प्रकार उस समय भी गरीब को कोई देखना नहीं चाहता था और गरीब से दूर रहते थे कौन, अमीर वर्ग के लोग। उसके बाद ये जो अभिजात यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग थे वह शहरों में रहा करता था। कहां पे, शहरों में रहते थे।
कौन? अमीर वर्ग के लोग। शहरों में रहते तो थे लेकिन गांव में उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बड़ी बड़ी जमीनें, है ना, 20 बीघा, 50 बीघा, है ना, इस तरह से 100 बीघा, इस तरह से उसका जमीन हुआ करता था गांव में। गांव में जमीन हुआ करती थी बड़ी बड़ी। अब वो गांव में तो खेती करने आएगा नहीं, तो गांव के ही छोटे छोटे किसान को दास बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे, है ना, और उससे किसानी करवाया करते थे और उससे अन्न जो है उगाया करते थे। और जो अन्न उगता था उसमें से कुछ हिस्सा उसको पेट भरने के लिए और सिर्फ खाने योग्य जो उसे दिया करता था, और बाकी का सारा रख लिया करता था। यानी कि गांव में उनकी गांव में बड़ी बड़ी जमीन हुआ करता था। किसका? कुलीन वर्ग के लोगों का, है ना। और देखिए ये जो लोग थे जनसंख्या में बहुत कम थे, संख्या में कम थे, और किसान वर्ग के लोग जो थे, अमीर लोग कम थे जनसंख्या में, वहीं किसान वर्ग के लोग थे ज्यादा थे। आप एक बात बताइए, अभी हमारे कंट्री में, हमारे देश में अमीर लोग ज्यादा है या गरीब लोग ज्यादा है? एकदम ऑब्वियसली बात है कि अमीर कम होंगे, गरीब ज्यादा होंगे, है ना। तो उस प्रकार उस समय भी था कि अमीर लोग कम थे और गरीब लोग ज्यादा थे, यानी किसान वर्ग के लोग जो थे ज्यादा थे। अब एक बात हमको बताइए कि ये चीज आपको समझ में आया या नहीं आया? ये सारी चीज आपको समझ में आया या नहीं आया? कैसे कैसे क्या हुआ? अभिजात वर्ग के मतलब हुआ अमीर लोग, जो कि गरीबों से दूर रहते थे, गरीबों से दूरी बना के रहते थे, गरीबों से घिन मानते थे, है ना। शहरों में रहते थे, गांव में उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। उस जमीन पर काम कौन करता था? छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूर किसान करते थे, मतलब काम करते थे, और उसका धन जो भी होता था वह ये अभिजात वर्ग के लोग ले जाते थे और उन्हें सिर्फ खाने योग्य अन्न दिया करता था, यानी खाने योग्य ही उतना ही उसको साधन दिया करता था, ठीक है। इसका साथ ही एक चीज और समझिएगा कि उस समय जो है, आप ऐसे समझिए, ये बीच में आप इसे मान लीजिए यूरोप है, ठीक है, आप इसे यूरोप मान लीजिए। एक मिनट, ये है यूरोप, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये हो गया मिडिल पॉइंट, और ये हो गया पूरब यानी कि ईस्ट पॉइंट, ये हो गया पश्चिम, है ना, ये हो गया उत्तर पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, ये हो गया दक्षिणी पॉइंट। यूरोप में अलग अलग दिशा में, यूरोप के अलग अलग दिशा में हमें अलग अलग स्थिति देखने को मिलती थी उस समय। अलग अलग दिशा में विद्यार्थीगण अलग अलग स्थिति हमको देखने को मिलती थी। ये जो पश्चिम की एरिया है यूरोप के पश्चिमी देश में, यूरोप में जितने भी देश हैं उसके पश्चिमी देश में हमें ये जो पश्चिमी देश है विद्यार्थीगण, इसमें हमें छोटे छोटे किसान देखने को मिलते थे, यानी कि जिनके पास छोटी छोटी जमीन हो। आप लिखिएगा कि छोटे 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 किसान हुआ करते थे, जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी, जो उस पर अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहे थे, ठीक है। वहीं आप मध्य एशिया, मध्य यूरोप और ये पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप की अगर बात करते हैं तो वहां पे जागीर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जागीर हुआ करता था। और जागीर के पास जो विद्यार्थीगण बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, बड़ी जमीन, लेकिन वो खुद खेती वहां पे नहीं करता था, वहां पे दास खेती करता था। दास कहने का मतलब है कि गुलाम, इसका गुलाम जो होता था वह वहां पे खेती करता था, और इसे सिर्फ वह यानी कि जबरदस्ती गुलामी करवाते थे और वहां पे खेती करवाते थे बड़ी बड़ी जमीनें पर। कौन? मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के लोग, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में बताइएगा हमको जरूर, ठीक है। और कुछ अगर कमी लग रही है आपको तो वही बताइएगा। इसे हम अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे विद्यार्थी, ठीक है, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक बार मिटा, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे मिटाने वाले हैं। मिटा दें? चलिए,
इसके बाद विद्यार्थीगण एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आता है हमारे चैप्टर में, जिसका नाम है मध्यम वर्ग। इसी से रिलेटेड है मध्यम वर्ग। अभी हम लोग अभिजात वर्ग देखे ना, अब इसी से रिलेटेड आता है मध्यम, मतलब मध्यम वर्ग लोग, है ना। एक टॉपिक है जिसका नाम है मध्यम वर्ग। अभी हम लोग देखें अभिजात वर्ग जिसे कहते थे अमीर लोग, अब देखेंगे हम लोग मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 1789 की क्रांति फ्रांस की, वहीं पे आप अटके रहिएगा, ठीक है, वहां से बढ़ना नहीं है। कब बढ़ना है हम बताएंगे। उसी दौर में देखेंगे मध्यम वर्ग। अब देखिए मध्यम वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, मध्यम वर्ग कहाँ से आया, है ना। तो यूरोप में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, यूरोप में 1789 की क्रांति जो हुई थी, उससे पहले की स्थिति क्या थी फ्रांस की, किस प्रकार लोग विभक्त थे, यानी कि किस प्रकार से बांटे गए थे लोग, कैसे कैसे लोग रहते थे, किस व्यवस्था में, किस क्रम में व्यवस्थित थे वहाँ के लोग, उसको समझना है। वहीं से निकलेंगे हमारे ये मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है ना। देखिए इस समय जो फ्रांस में जो है लोगों को 3 वर्ग में बांटा गया था, ठीक है। यहाँ पे समझिए, ये आ गया आपका प्रथम स्टेट, यहां आ गया आपका सेकेंड स्टेट, यानी कि और यहां आ गया आपका थर्ड स्टेट। इन 3 क्रम में उस समय के लोगों को बांटा गया था। फ्रांस में जो लोग थे उस समय के लोगों को इन 3 क्रम में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब देखिए विद्यार्थीगण, इन 3 स्टेट में किन किन लोगों को रखा गया था वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम स्टेट में जो विद्यार्थीगण रखा गया था वह पादरी को रखा गया था। किसको? पादरी को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पादरी क्या होता है। देखिए विद्यार्थीगण, हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करवाते हैं उसे पंडित जी बोलते हैं ना। और जो इस्लाम धर्म है ना, उसको जो पूजा पाठ करवाता है उसे मौलवी साहब कहते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थीगण, जो फ्रांस है वहां पे ईसाई धर्म का वर्चस्व था, ईसाई धर्म के लोग रहते थे, तो उसके जो पंडित होते थे उसे पादरी कहते हैं। तो उस समय प्रथम स्टेट में पादरी को रखते थे, जिसे धर्म से रिलेटेड हम कह सकते हैं, धर्म से रिलेटेड लोग को प्रथम स्टेट में रखा जाता था। वहीं सेकेंड स्टेट में अमीर लोगों को रखा जाता था। अमीर लोग, है ना, अमीर लोग जिसे कुलीन भी कहते थे, अमीर लोग को रखा जाता था। और थर्ड स्टेट में रखा जाता था किसान, किसान वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, महिलाएं, ये सारी चीजों को थर्ड वर्ग यानी तृतीय स्टेट में रखा जाता था। अब बताते हैं विद्यार्थीगण कि देखिए प्रथम वर्ग में पादरी जिसे धर्म से रिलेटेड बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेट में अमीर लोग और थर्ड स्टेट में किसान, गरीब और महिलाएं को रखा जाता था। अब दोस्तों अब बताते हैं, देखिए वहां उस समय जो टैक्स लिया जाता था, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट, ये दोनों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। जो वहां के अमीर लोग थे उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। बाकी राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जितना भी टैक्स होता था सिर्फ और सिर्फ इन वर्ग को लोगों से लिया जाता था, यानी कि किसान से, महिला से, गरीब से, महिला से लिया जाता था। ये सारी टैक्स देश को चलाने के लिए थर्ड स्टेट वाले से लिया जाता था, क्योंकि ये अपना आवाज नहीं उठा सकते थे। अगर इन लोगों से टैक्स लिया जाता तो ये सरकार को, मतलब राजा को बदल सकते थे। इसलिए राजा से कुछ नहीं, मतलब इन लोगों से कुछ नहीं लिया जाता था और सिर्फ किसान वर्ग के लोग यानी थर्ड स्टेट के लोग से टैक्स को लिया जाता था, ठीक है। और जब देखते हैं
कि यहाँ पे इन लोगों से टैक्स लिया जाता था तो ये कुछ नहीं कर पाते थे, है ना, कुछ नहीं कर पाते थे ये लोग, सिर्फ टैक्स देते थे चुपचाप। लेकिन उसी क्रम में देखते हैं विद्यार्थीगण, वहाँ के जो है फ्रांस में जो है औद्योगिकरण जो है, वीडियो ब्लर हो गया, टच करो ना उस पर एक बार, नहीं हो रहा है, टच करो एक बार बढ़िया से, नहीं हो रहा, दूसरा जगह करो टच, नहीं हो रहा है, बंद कर दो, रुक बंद नहीं करेगा, सही हो गया, हो गया, सही है। सॉरी विद्यार्थीगण, वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, है ना, उसके कारण थोड़ा सा ठीक करना पड़ा। तो कहाँ थे हम लोग यहाँ थे कि टैक्स जो है सिर्फ अमीर लोग और पादरी से, इन लोगों से नहीं लिया जाता था कोई भी टैक्स, सिर्फ टैक्स लिया जाता था ये थर्ड स्टेट वालों से टैक्स लिया जाता था सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ इतना बात को समझ में आ गया। अब देखते हैं इस समय यूरोप में यानी कि फ्रांस में जो है इस समय औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। उसी काल में औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे? में यहाँ पे आपको यूरोप में। जब यूरोप में औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, है ना, आप यहाँ पे देखिए, फ्रांस में हो गया औद्योगिकरण स्टार्ट। औद्योगिकरण क्या है? कुछ बच्चों का ये भी कहना होगा कि सर औद्योगिकरण क्या है। विद्यार्थी, औद्योगिकरण ये है कि देखिए, पहले कोई भी चीज हाथ से बनाया जाता था, चप्पल हो गया, कपड़ा हो गया, चश्मा, कुछ भी अभी जो आप यूज कर रहे हैं हाथ से बनाया जाता, हैंडक्राफ्ट जिसे बोलते हैं ना, हैंडक्राफ्ट जिसे बोलते हैं, हाथ से बनाया जाता था। लेकिन समय बदला और मशीनों का दौर आ गया, समय बदला और मशीनों का दौर आ गया और चीजें जो है मशीन से बनने लगी। उसी चीज को औद्योगिकरण कहते हैं। जो चीज पहले हाथ से बन रही थी वो चीजें जो है मशीन से बनने लगा, उसी को कहते हैं औद्योगिकरण। मशीनों का, नए नए मशीनों का निर्माण होने लगा, नए नए चीजों का निर्माण होने लगा, है ना, उसी को कहते हैं औद्योगिकरण। तो जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो इसमें जो है थर्ड स्टेट के लोग जो थे, थर्ड स्टेट के जो भी लोग थे वो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो भी कमाते थे उनमें से थोड़ा बहुत पैसा इनमें यहाँ औद्योगिकरण में इन्वेस्ट कर रहे थे। कौन? थर्ड स्टेट के लोग, ये गरीब लोग, ये किसान लोग, ये महिलाएं जो थी, जो औद्योगिकरण में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो औद्योगिकरण धीरे धीरे विकसित हुआ। और देखिए, पहले अगर मान लीजिए पहले के लोग, एक आदमी हाथ से बना रहा है कोई भी सामान और एक आदमी मशीन से बना रहा है कोई भी सामान, तो जो हाथ से बनाएगा वो ज्यादा सामान बना पाएगा या जो मशीन से बनाएगा वो ज्यादा सामान बना पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो मशीन से बनाएगा वो आदमी ज्यादा सामान बना पाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगा, और ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो ज्यादा उसका सेल होगा और ज्यादा आमदनी होगा, ज्यादा अर्निंग होगा। तो जब औद्योगिकरण में ये थर्ड स्टेट वाले लोग इन्वेस्ट किए तो इनकी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ी, है ना, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग अमीर होने लगा। कौन? थर्ड स्टेट के लोग, किसान वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, ये लोग जो है थोड़ा सा अमीर होने लगा, थोड़ा थोड़ा अमीर होने लगा। और जब ये अमीर हुआ तो इसी वर्ग यानी थर्ड स्टेट के लोग को ही मध्यम वर्ग के लोग कहा गया। समझ में आया? कब? जब औद्योगिकरण हुआ, इसमें इन्वेस्ट किया, थोड़े से अमीर हो गए, थोड़े से पैसा कमा लिए, तो इन लोगों को बोला गया मध्यम वर्ग के लोग। समझ में आ गया? और जब 1789 की जब क्रांति हुई विद्यार्थीगण फ्रांस में, तो यही मध्यम वर्ग के लोग उसमें भाग लिए थे, ना कि ये दोनों। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग भाग उसमें नहीं लिए थे, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग भाग लिए थे, मध्यम वर्ग के लोग भाग लिए थे। आपको पता चला कि मध्यम वर्ग कैसे उत्पन्न हुआ? जब थर्ड स्टेट के लोग औद्योगिकरण में थोड़ी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे, उससे उनकी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ी, और अर्निंग बढ़ी तो थोड़े थोड़े अमीर होने लगे, है ना, थोड़ी थोड़ी पैसा वो बचाने लगे, सेविंग करने लगे, थोड़े थोड़े अमीर होने लगे, तब वह जाके मध्यम वर्ग के रूप में उभर कर आए, है ना। तो ये कहानी रही हमारी मध्यम वर्ग टॉपिक की। तो आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि मध्यम वर्ग का टॉपिक जो रहा वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, तो अगले टॉपिक से हम लोग चलेंगे कल। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अगले टॉपिक को हम लोग कल समझेंगे।
जो उदारवाद की मतलब आर्थिक उदारवाद से स्टार्ट हुआ है ना, तो आर्थिक उदारवाद से स्टार्ट होगा वीडियो, मतलब अगला टॉपिक। तो आज के लिए हम लोग यहीं रोक रहे हैं, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। और आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, बोरिंग नहीं लगा होगा। और अगर बोरिंग लगता है वीडियो तो आप वही बताइए, और क्या क्या कमियां लग रही है हमारी वीडियोस में वो आप एक बार खुल के बताइए, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। जहाँ तक हो पाएगा हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थीगण। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में आकर ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको लिए कैसी रही, हेल्पफुल रही या नहीं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही या नहीं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थीगण, उसे हमको मतलब आशा है कि आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अंत में आपको नोट्स दिया जाएगा और आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ पे दी जाएगी और नोट्स जो भी होंगे आपके उस टेलीग्राम चैनल पे आपको दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और अपने मित्र भाई बंधु सगा संबंधी जो भी हैं, मित्र हैं या आपकी जो भी समझ रहे हैं, हाँ, जो भी है उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, वही समझ लें चीज़ों को, उनको भी बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं विद्यार्थीगण अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।